गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो वो टॉपिक है कि विभिन्न स्तरों पर पाठचर्या की पुनर्समीक्षा व नवीकरण हेतु पाठचर्या का संयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम फॉर रिव्यूइंग एंड रिन्यूअल एट वेरियस स्टेजेस। तो इसके लिए पाठचर्या के विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको किस तरह से संयोजित किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में किस तरह से उसका नवीकरण होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे भाषा का पाठचर्या में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है, यानी कि जो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा साधन है, जिसके द्वारा हम अपने समाज में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अपने संदेशों को पहुंचा सकते हैं। और सामाजिकता की भावना का अगर विकास किया जाए तो इसमें भाषा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए भाषा बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है। वही एक इंग्लिश भाषा ही थी जब हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। तो इंग्लिश भाषा जब सारे क्षेत्र में इंग्लिश को अनिवार्य कर दिया गया, तो उसी भाषा को अपनाते हुए पूरे भारतवासी एक दूसरे से विनिमय कर पाए, अपने भाषाओं का आदान प्रदान कर पाए, और जिसके कारण हमारा भारत आज़ाद हो सका। क्योंकि आप जान लें कि पूरे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और एक प्रांत या एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र की भाषा को ना तो समझ पाते हैं ना बोल पाते हैं, जिससे वो अपने संदेश या अपने जो विचार हैं वो नहीं आदान प्रदान कर पाते हैं। तो जिससे कि क्या होता था कि वो पूरे भारत में एकता के सूत्र में नहीं बन पाते थे। तो ये भाषा ही एकता, पूरे राष्ट्र में एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो यहाँ बात करेंगे कि भाषा का करिकुलम में भाषा का क्या स्थान होना चाहिए। तो भाषा को क्या करना चाहिए कि स्थानीय भाषाएं उसे शामिल किया जाए, और उसके साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी ये भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। साथ ही साथ आधुनिक भाषाओं का भी पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। तो फिर इसमें करना क्या है कि भाषा में सबसे पहले तो उन्हें सुनना सिखाया जाए। उसके लिए बहुत सारे TLM का प्रयोग कर सकते हैं, या शिक्षक स्वयं बोल करके बच्चों को सुनाए। उसके बाद है बोलना, उसके बाद लिखना, और तब पढ़ना, उसके बाद लिखना। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और उसके बाद लिखना सिखाया जाए। तो इससे बच्चों में भाषा का विकास बहुत अच्छी तरह से होगा। अब बात है कि करिकुलम में इसको किस तरह से निर्धारित किया जाएगा। तो हम देख लें कि इसमें जैसे कि वाचन के द्वारा उन लोगों को क्लास में मौखिक रूप से वाचन करवाया जाए, मौन पाठ करवाया जाए, लेखन कला का इसमें समावेशन हो, उसमें लेखन कला के लिए टाइम दिया जाए उन्हें। उसके बाद काव्य शिक्षण के द्वारा भाषा के माध्यम से सौंदर्य का विकास किया जा सकेगा, जिसमें कि सबसे पहले तो शिक्षक स्वयं कविताओं को बोल करके बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चे उसे अनुकरण करके फिर स्वयं सीखेंगे। तो इससे सौंदर्य की भावना का विकास होगा। व्याकरण शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी पाठ्यक्रम में। उसके बाद अन्य क्रियाओं जैसे कि नाटक, वाद विवाद, भाषण, सुलेख, प्रतियोगिता आदि के माध्यम से भाषा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है, और इस करिकुलम में इसे शामिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास हो और साथ ही साथ रचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास हो। अब हम दूसरी जो देखेंगे वो है मैथमेटिक्स, यानी कि गणित। ये एक ऐसा विषय है कि जिसे पहले तो या अभी तक इसे नीरस विषय के रूप में माना गया है। बच्चे बहुत डरते हैं गणित के शिक्षण से। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे दैनिक जीवन में। वो क्या है, जैसे कि बाजार से सामान अगर आप लाने जाते हैं तब भी गणित बहुत ज़रूरी है।
अगर आप नाट्य शास्त्र या फिर कहते हैं कि जो कि आपका भवन निर्माण शास्त्र है, उसमें भी गणित बहुत ज़रूरी है। व्यापार अगर आप करते हैं या बैंक जाते हैं तब भी गणित बहुत ज़रूरी है। एक पान वाला से ले करके अगर हम टाटा बिरला तक की बात करें तो गणित के बिना जीवन को सुचारू रूप से चलाना असंभव है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि गणित को मैथमेटिक्स को किस प्रकार से उसमें इंटरेस्टिंग बनाया जाए, मनोरंजन प्रदान किया जाए इसमें। तो इसमें पाठ्यक्रम में इसमें बदलाव लाने की बात कही जा रही है। अब मैं एक बात और बता दूं कि गणित जो है इसमें बहुत सारे इसके भाग हैं, जैसे अंक गणित, ज्यामिति, बीज गणित, रेखा गणित। तो इसमें सबसे अगर कठिन है तो वो अंक गणित है। तो अब कहा जा रहा है कि अंक गणित को के स्थान पर जो जूनियर क्लासेस होते हैं उसमें बीज गणित को ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया जाए, स्थान दिया जाए, क्योंकि ये जो सिर्फ गुना भाग ये सब जो है ये निरस्ता पैदा करती है और मानसिक शक्ति का इसमें ह्रास होता है। तो इसलिए जूनियर क्लासेस में अंकगणित के स्थान पर बीज गणित को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि और साथ ही साथ गणित के शिक्षण में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी प्रयोग किया जाए ताकि उसे मनोरंजन प्रदान किया जाए। अब जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गणित के विषय में कि यथा शिखा मयूराणां नागानांग मनयो जथा तथा वेदांग शास्त्राणां मूर्धन्य स्थिता, अर्थात जिस प्रकार शिखा का मयूर में स्थान है और नाग में मणियों का स्थान है, उसी प्रकार वेदांग और हमारे शास्त्रों में गणित को सभी विज्ञानों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसलिए गणित जो है आज के जो वातावरण में या दैनिक जीवन में, वो एक राजमिस्त्री हो या फिर साधारण से साधारण व्यक्ति, सभी के लिए गणित बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए अभी इसे 3R फॉर्मूला लाया गया है। 3R मतलब पहला जो R है उसका अर्थ होता है रीडिंग, दूसरा R राइटिंग और तीसरा R हो गया एरिथमेटिक, यानी कि पढ़ना, लिखना और गणना करना, यानी कि मैथमेटिक्स, गणित का ज्ञान बहुत ज़रूरी है साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए। अब हम अगली जो बात करें तो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की बात करते हैं। तो सोशल साइंस जो है हमारे लाइफ में, इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो अगर हम इसकी बात करें तो पाठ्यक्रम में इसका एक समायोजन होना चाहिए, एक उसका मिला जुला रूप किस प्रकार से बालक के विकास में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो भारतीय इतिहास है, तो भारतीय इतिहास में जो हमारे स्थानीय इतिहास रहा है, जो हमारी क्रांतियाँ हुई हैं स्थानीय स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर या राज्य स्तर पर, उसका विश्व इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा है, विश्व के साथ हम भारत के इतिहास को किस प्रकार हम जोड़ पाएंगे। भूगोल की बात करें तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो हर क्षेत्र में उसकी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। हर क्षेत्र के लोगों की वेशभूषा, उनकी बोलियां, उनका रहन सहन, उनका खान पान भी सब कुछ बदला हुआ हमें नज़र आता है। तो और हर स्थान में जो मेले होते हैं, त्यौहार होते हैं, सभी कुछ अलग अलग हो जाते हैं। तो इसे बच्चों को बताना होगा कि भारत में जो विभिन्नताएं हैं, वेशभूषा के आधार पर या खान पान के आधार पर या रहन सहन के आधार पर या पर्यावरण के आधार पर, लेकिन इन विभिन्नताओं के बावजूद हम क्या हैं, एक हैं। तो ये एकता की भावना का विकास हम इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो इसके लिए हम बच्चों को जो जूनियर क्लासेस होंगे या फिर जो उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर, बच्चों को पहले तो घर, परिवार, समाज, राज्य की, धीरे धीरे राज्य की बातें बताई जाएं और उसके बाद हमारे पूरे देश के बारे में उन्हें बताया जाए। साथ ही अगर हम देखें कि
राजनीति शास्त्र की बात करें तो भारत के जितने भी बच्चे हैं उन्हें उनके मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाए। उन्हें बचपन से ये पता हो कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने में जिन जिन बातों को लाना चाहिए उसे करिकुलम में स्थान दिया जाए। संवैधानिक जो बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, उन्हें जूनियर क्लासेस से ही इस पाठ्यक्रम में डाला जाए ताकि वो अपने एक अच्छे आदर्श नागरिक बन पाए। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो भारत में अभी जो चुनौतियां हैं, अभी जो भी हमारी प्रासंगिकता है, गरीबी, निर्धनता, ये जो स्त्री पुरुष जो असमानता है, लैंगिक भेद हैं, और जो भी हमारे भारत की जो बहुत सारे समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे उसमें दहेज प्रथा हो गई, या फिर जो भी नारी पीड़न है, या फिर बालकों के साथ जो भी समायोजन की बातें चलती हैं, और जो हमारा औद्योगिक जो भी काम धंधे हैं, तो इसको भी इसमें करिकुलम में डाला जाए। और इसके लिए जो विधि होगी तो उन लोगों को प्रयोजना विधि वो शामिल किया जाए ताकि बच्चे स्वयं अपने समाज की समस्याओं का समाधान कर सकें, उसमें इन्वॉल्व हो सकें और उसमें जागरूकता फैला सकें, और बच्चे की मानसिकता भी आयु के अनुसार बढ़ती जाए और वो अपने योगदान को अपने समाज के लिए समझ सकें कि हमें इन फ्यूचर क्या करना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में, और ये प्राचीन काल से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हम लोग बात करते हैं, जो हड़प्पा संस्कृति से ही ये हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार उस समय भी कारखाने हुआ करते थे और बहुत सारे औजार हुआ करते थे जो कि दैनिक दिनचर्या में जो काम होती थी उसमें वो यूज होते थे। अब अभी की अगर बात करें हमारे वर्तमान समाज में, तो आप देख सकते हैं कि आज का युग विज्ञान का ही युग है। हमें जीने के लिए हर पल हर क्षण हम विज्ञान के आविष्कार और उसके उपकरणों के बिना जी नहीं पाएंगे, और ये हमारे दैनिक दिनचर्या में इस प्रकार ये समावेशित हो चुकी है कि इसका प्रयोग किए बिना हमारा जीना ही एकदम असंभव है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि आज अगर हम बात करें हमारे रेलवे स्टेशन में भी वो टोटल डिजिटल आपको मिलते हैं। अभी जो भी वहाँ पे होती है वो सारे कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। अभी जितने भी आप बड़े बड़े दुकानों में आप जाएं वहाँ भी कंप्यूटर से ही आपका सारा डील होता है। बैंक में जाएं वो भी हमारा सारा डिजिटल हो चुका है। तो आज के डेट में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो वो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है। हम कोई भी अगर हम अभी सूचना अगर प्राप्त करना चाहें तो हम इंटरनेट गूगल की सहायता से हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में जो ICT का इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, ईमेल के द्वारा या फिर हम ई-लर्निंग के माध्यम से, या जो भी हमारा डिस्टेंस एजुकेशन है, टोटल ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो उद्योग है, या फिर कृषि व्यवस्था है, या फिर हमारा जो स्वास्थ्य से लेकर के पोषण से लेकर के जितनी भी बातें की जाए, तो वो सारी मेडिकल डिपार्टमेंट या फिर हर क्षेत्र में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला देख रहे हैं। तो हमारे करिकुलम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जूनियर क्लासेस से ही इसका उपयोग भी बताया जाए और साथ ही साथ थ्योरी में भी इसे शामिल किया जाए, ताकि बच्चे बचपन से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर सकें और इन फ्यूचर उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संस्कृत क्या है कि संस्कृत जो हमारी सबसे क्लासिकल भाषा कह सकते हैं, प्राचीन भाषा है, जो कि पूरे विश्व में इसको प्राचीनतम भाषा का दर्जा दिया गया है। इसे
हम देवताओं की भाषा, दिव्य भाषा भी इसका नाम दिया गया है। तो यही एक भाषा है जिससे अभी जो भी जितने भी द्रविड़ भाषाएं हैं हम सुनाए हमें जो हम देखते हैं, या फिर जो आर्यन भाषाएं हैं जैसे कि बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, या फिर हिंदी भाषा हो गई, या ये सब संस्कृत से ही निकली हुई भाषाएं हैं। तो कहा जा रहा है कि इस भाषा को भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आज अगर हम इसे करिकुलम में शामिल करें माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर, इसे ऐच्छिक भाषा के रूप में अगर डाला जाए तो एक तो हमारी प्राचीन जो सभ्यता संस्कृति का संरक्षण होगा, दूसरे संस्कृत सीखने के लिए जानने के इच्छुक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी एक मौका मिलेगा संस्कृत को जानने का, और हम इस संस्कृत की भाषा को भी पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित कर पाएंगे। तो संस्कृत भाषा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अब हम बात करते हैं वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन की बात अगर हम करें तो कला शिक्षा अर्थात कार्य शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देख लें कि अभी जो अनुभव के द्वारा सिखाए जाने की बात की जा रही है कि बच्चे स्वयं करके अनुभव के द्वारा सीखें, तो इसे कार्य एजुकेशन, वर्क एजुकेशन को भी करिकुलम में डाला जाए और वे स्वयं प्रयोग करके उसको यूज करके उन उपकरणों का प्रयोग करके अपना ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अब कला शिक्षा की बात करें तो कला में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे संगीत शिक्षा, चित्रकला, नाट्य कला, नृत्य कला। तो ये भी बच्चों के विकास के लिए इन शिक्षाओं का दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बालक वे अलग अलग उन लोगों की क्षमताएं होती हैं, प्रतिभाएं होती हैं। तो उन्हें इन क्षेत्रों में भी अगर किसी बालक की प्रतिभा है तो उसमें भी उनको निखारा जाए, उस कला को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए कला शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में बहुत ज़रूरी है उसका स्थान देना और इसमें बढ़ावा मिलने चाहिए। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की, तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए सबसे जो जरूरी जो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए वो है खेलकूद और योग शिक्षा। इसके लिए क्या करना चाहिए? स्कूल्स में खेल का उचित प्रबंध हो, योग शिक्षा के लिए जो इंस्ट्रक्टर रखे जाए, साथ ही साथ एनसीसी, स्काउट गाइडिंग, रेड क्रॉस जैसी जो भी हमारी संस्थाएं चल रही हैं उनको स्कूल में प्रयोग किया जाए और बच्चों को फर्स्ट एड की जानकारी समुचित रूप से मिले और उन्हें जो सामाजिक जो कार्यों में शिविर लगा करके इन लोगों को स्वयं उसका प्रयोग करके बच्चों की सेवाओं के लिए इन्हें लगाया जाए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो अभी हमने जाना है कि विभिन्न स्तरों पर पाठचर्या की किस प्रकार नवीकरण या पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उस पाठचर्या का प्रयोग करके स्वयं का विकास कर सके, सर्वांगीण विकास हो उनका, और देश के लिए वो एक अच्छे नागरिक बन सके और विशिष्ट क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। तो आज हम लोग ये इतना ही हम लोग जान गए हैं कि किस प्रकार से जो हमारी भाषा है, गणित है या सोशल साइंस है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ये सारी चीज़ें किस तरह से पाठ्यचर्या में होनी चाहिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ स्टूडेंट्स को मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।